Hello everyone. Next session surveying. रवि नमस्ते। रोहित आ गए हैं, रवि आ गए हैं, श्रद्धा। चलो बाकी लोग भी जल्दी से आ जाए, सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस 2 लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया है कि सर्वेइंग क्या होता है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट अपन ने देखा है, ठीक है। और सर्वेइंग का क्लासिफिकेशन देखा है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्केल को डिस्कस किया था और वहां पे एक वर्ड जो था वो आया हुआ था प्रिसीजन, ठीक है। और मैंने बोला था इस प्रिसीजन वर्ड को आप मार्क कर लेना, इसको अपन आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो लेक्चर हमारा है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिसीजन जो होता है वो क्या होता है एंड एक्यूरेसी आपकी क्या होती है, ठीक है। क्लियर। सिंपल से शब्दों में अगर मैं समझूं कि प्रिसीजन क्या होता है, ठीक है, या एक्यूरेसी क्या होती है, तो प्रिसीजन की जब भी बात आए तो सबसे पहले आपको एक माइंड में थिंक क्लियर कर लेनी है, डिग्री ऑफ परफेक्शन। हम बात यहां पे किसकी कर रहे हैं? परफेक्शन की। अब दो चीजें यहां पे होती हैं। एक तो हम जब मेजरमेंट को कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट, मेजरमेंट के टाइम पर जो हम डिग्री ऑफ परफेक्शन को यूज करते हैं वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं कि प्रिसीजन हमारा क्या होता है। सबसे पहले तो आप डिग्री ऑफ परफेक्शन को याद रखें कि डिग्री ऑफ परफेक्शन जो हमारा होता है, ठीक है, तो जब हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट के दौरान जो हम डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज करते हैं वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है। और अब बात की जाए एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी क्या होती है? मेजरमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है तो कुछ वैल्यू हमारे पास ऑब्टेंड आई होगी, ठीक है। तो डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेंड इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में जो हमें रिजल्ट मिला है, जो चीज हमने ऑब्टेंड की है उसके अंदर जो डिग्री ऑफ परफेक्शन है वो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? वो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। तो ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है? डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट, और एक्यूरेसी हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं प्रिसीजन की। अगर मैं बात करूं, सिंपल से शब्दों में आपको समझाया है, और अगर आप देखोगे प्रिसीजन की डेफिनेशन में आपका जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है यही मैंने यहां पे मेंशन किया है कि डिग्री ऑफ परफेक्शन जो आपका होता है वो हम यूज करते हैं मेजरमेंट के अंदर, ठीक है। और एक्यूरेसी में आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? इट इज डिग्री ऑफ परफेक्शन, ये वो डिग्री ऑफ परफेक्शन है जो हमें ऑब्टेंड होता है आफ्टर मेजरमेंट, मतलब जब हमारा मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमें जो डिग्री ऑफ परफेक्शन मिलेगा वो हमारा एक्यूरेसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्यूरेसी कहलाएगा। अब समझना यहां पे कि डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट ऐसा क्यों बोला गया है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि प्रिसीजन आपका क्या है? प्रिसीजन इज द अमाउंट, प्रिसीजन वो अमाउंट है बाय विच अ मेजरमेंट डेविएटेड फ्रॉम इट्स मीन, जो आपका अमाउंट है। क्लियर? कहने का मतलब क्या हो गया? प्रिसीजन इज द अमाउंट बाय विच अ मेजरमेंट्स डेविएट्स फ्रॉम इट्स मीन, जो आपका मीन यहां पे है उससे जो मेजरमेंट आपका डेविएट्स हुआ है उस अमाउंट को आप प्रिसीजन बोल रहे हो। इसको भी अपन सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या पता चला कि प्रिसीजन हम रेफर करते हैं, किसको रेफर करते हैं? हाउ क्लोज मेजरमेंट ऑफ द सेम आइटम, मतलब एक ही आइटम का अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम कितना क्लोजली उसके मेजरमेंट को कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट इज द डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट, क्योंकि हम बार बार एक ही आइटम को मेजर करके क्या देखना चाहते हैं कि हम कितना क्लोज उसको मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? प्रिसीजन समझ में आया? प्रिसीजन आप किसको बोलोगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी में अपन ने क्या समझा कि मेजरमेंट होने के बाद जो हमें डिग्री ऑफ परफेक्शन मिला है, मतलब कि हमने जो वैल्यू को ऑब्टेंड किया है वो हमारी ट्रू वैल्यू के कितने नियरेस्ट पहुंची है। जो आइटम आप मेजर कर रहे होंगे उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी, तो आप कितने नियरेस्ट वहां पर पहुंचे हो, ठीक है, यही तो ऑब्टेंड करोगे आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा एक्यूरेसी कहलाता है। तो एक्यूरेसी इज द नियरनेस ऑफ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। ये चीज आप याद रखना कि हम ट्रू वैल्यू के कितने पास पहुंचे, ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा एक्यूरेसी कहलाएगा।
ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि जो हमारा मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू या फिर एक्सेप्टेड वैल्यू के कितने क्लोज है, ये हमारा क्या कहलाता है, एक्यूरेसी कहलाता है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दो प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है वो क्लियर है। प्रिसीजन से आप क्या समझ रहे हो और एक्यूरेसी से आप क्या समझ रहे हो, दोनों क्लियर, बताओ जल्दी से। चल तो समझना, यहां पे कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज अगर आप समझो कि मेरे पास एक आइटम है, ये आइटम रखा हुआ है, ठीक है, इस आइटम को हमें मेजर करना है, इस आइटम को हमें क्या करना है, मेजर करना है। अब आप मेजरमेंट जब इसका कर रहे होगे तो केयरफुली आप मेजरमेंट करोगे, परफेक्शन के साथ मेजरमेंट करोगे। मतलब आपको बोल दिया गया कि ये जो मटेरियल यहां पे पड़ा हुआ है, इस मटेरियल की एक कोई ट्रू वैल्यू होगी, एक कोई इस मटेरियल की ट्रू वैल्यू होगी। अब आप इसका मेजरमेंट कर रहे हो, आप जब मेजरमेंट करोगे तो सेम आइटम का जब आप बार बार मेजरमेंट करोगे, क्या करोगे, बार बार मेजरमेंट करोगे, तो आप कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करोगे ना, वो कौन सी वैल्यू होगी, जो उस मेजरमेंट मतलब इस ट्रू वैल्यू के आपके क्या जारी होगी, क्लोज जारी होगी बार बार, ठीक है, क्या जारी होगी, क्लोज जारी होगी। यही तो बोला है, हाउ क्लोज मेजरमेंट ऑफ द सेम आइटम। अगर मैं एक आइटम का बार बार मेजरमेंट कर रहा हूं तो वो कौन सी वैल्यू है जो उस आइटम के क्लोज है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो प्रिसीजन हो जाएगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो आप ऐसा बोल सकते हो कि डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट, मेजरमेंट के दौरान जो आपका डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज होता है वो आपका प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रिसीजन आपका कहलाता है। एक्यूरेसी में मैंने क्या बोला, मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है, अब आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, आपने मेजरमेंट को पूरा फिनिश कर दिया है और एक रिजल्ट आपके सामने है। अब वो रिजल्ट आप ट्रू वैल्यू से कंपेयर कर रहे हो कि अब आप कितने पास में पहुंचे, जो ऑब्टेंड हुआ है वो कितने पास में है ट्रू वैल्यू के या एक्सेप्टेड वैल्यू के, वो आपका एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेंड आफ्टर मेजरमेंट, मेजरमेंट के बाद हमें जो डिग्री ऑफ परफेक्शन मिला है वो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा एक्यूरेसी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका प्रिसीजन कहलाता है और एक्यूरेसी कहलाता है। इसको थोड़ा सा और अपन आगे समझते हैं, जैसे आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है, आप यहां पे डायग्राम्स देख रहे होंगे, ठीक है, ये आपको डायग्राम्स दिख रहे होंगे, इसके डायग्राम्स के बेसिस पे अभी आपको समझाऊंगा। सबसे पहले अपन यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं। क्या बोला है यहां पे कि एक्यूरेसी जो हमारा है, ये एक्यूरेसी हमें क्या इंडिकेट करता है, एक्यूरेसी इंडिकेट हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द करेक्ट और एक्सेप्टेड वैल्यू। मतलब जो हमारी करेक्ट वैल्यू है और जो हमारी एक्सेप्टेड वैल्यू है, इस वैल्यू के कितने क्लोज आपने मेजरमेंट लिया है, ये हमारा एक्यूरेसी हो जाएगा, ठीक है। अब समझना यहां पे प्रिसीजन को लेके क्या बोला गया है, प्रिसीजन को लेके क्या बोला गया है, प्रिसीजन बोला गया है, प्रिसीजन इंडिकेट क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। एक दूसरे मेजरमेंट के कंपैरिजन में आप कंपैरिजन कर रहे हो, मतलब 2 से 3 4 आपने मेजरमेंट लिए और आप कंपेयर कर रहे हो। आपने क्या किया, 2 4 मेजरमेंट आपने ले लिए और उन मेजरमेंट का आपस में कंपैरिजन कर रहे हो, कौन ज्यादा पास में है। जैसे होता है ना, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं और अगर आप अपने मार्क्स को जब डिस्कस करते हो, एक दूसरे से कंपेयर करते हो, भाई किसके ज्यादा है, किसके ज्यादा है, करते हो ना, ये सेम थिंग जो है वो प्रिसीजन के साथ, वो सेम थिंग क्या है, प्रिसीजन के साथ है। मतलब यहां पे बात की जा रही क्लोजनेस की, कि 2 और मोर मेजरमेंट्स जब हम ले रहे हैं तो वो इंडिकेट यहां पे करेंगे क्लोजनेस को, ये हमारा प्रिसीजन कहलाता है, ठीक है। अब यहां पे एक्यूरेसी में आप देखो क्या है, योर मेजरमेंट विल बी क्लोज टू द स्टैंडर्ड मेजरमेंट। एक्यूरेसी क्या बता रही है कि आपने जो मेजरमेंट किया है वो आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट के क्लोज है,
वो क्या है आपका स्टैंडर्ड मेजरमेंट के क्लोज है। और प्रिसीजन में क्या बताया जा रहा है कि जो आपका मेजरमेंट है वो सिमिलर एवरी टाइम यू मेजर, आप बार बार जब मेजर कर रहे हैं तो बार बार आपको सिमिलरिटी में दिख रहा है। ये प्रिसीजन का रिजल्ट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना, एक्यूरेसी इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रिसीजन। जो एक्यूरेसी आपका होता है वो प्रिसीजन पर डिपेंडेंट नहीं है, और प्रिसीजन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्यूरेसी, और प्रिसीजन एक्यूरेसी पर डिपेंड नहीं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पहला फिगर बना हुआ है, इस फिगर में जैसे ये पॉइंट आ रहे हैं, जैसे ये पॉइंट्स आ रहे हैं, आप इसमें क्या कर रहे हो, निशाना लगा रहे हो। ठीक है, ये आपके निशाने यहाँ पे लगे हुए, तो आप देखो एक निशाना यहाँ लगा, एक 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 यहाँ, तो आप इसको कैसे बोलोगे, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। मतलब बार बार आपको सिमिलर रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे, यही इंडिकेट हो रहा है ना कि योर मेजरमेंट विल बी सिमिलर एवरी टाइम यू मेजर, यही इंडिकेट कर रहा है ना प्रिसीजन। तो यहां तो नहीं मिल रहा है, हर बार आपका जो यहाँ पे निशाना लग रहा है, टारगेट जो आपका हो रहा है वो आपका डिफरेंट टारगेट यहाँ पे जा रहा है। बट अगर यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए तो एक्यूरेसी आपको कहां मिलेगी, अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो ये जो पॉइंट आपका है यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये एक्यूरेट होना चाहिए, आपका टारगेट यहाँ पे लग रहे हैं आपके, तो ये एक्यूरेट मतलब कि आपके लिए ट्रू वैल्यू होगी। लेकिन आप देखोगे आपके जितने भी निशाने लगे हैं वो बार बार एक ही जगह पे आए हैं एक ही जगह पे, मतलब ये बार बार आपको सिमिलर रिजल्ट दे रहे हैं, हर बार आपका टारगेट एक ही जगह पे लग रहा है। तो यहां पे आपको हाई प्रिसीजन देखने को मिलेगा, लेकिन एक्यूरेसी जो आपकी रहेगी वो लो रहेगी। तो यही बोला अभी आपको कि एक्यूरेसी जो आपका है वो प्रिसीजन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो आप यहां पे देख सकते हो प्रिसीजन तो हाई मिला लेकिन एक्यूरेसी आपको लो मिली, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाई प्रिसीजन है तो हाई एक्यूरेसी होगी, तो ये आपका डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, आप सिमिलरली यहां पे देखोगे, तो आप यहां पे देखो बार बार जब आप टारगेट कर रहे हो तो आप बार बार ट्रू वैल्यू के पास में जा रहे हो या एक्सेप्ट वैल्यू के पास में जा रहे हो। तो आप इस जगह पे क्या बोल सकते हो, इस जगह पे बोल सकते हो कि एक्यूरेसी तो हाई है क्योंकि बार बार आप इसी को हिट कर रहे हो, ये देखो, लेकिन प्रिसीजन जो आपका है वो यहां पे लो रहेगा। क्यों, क्योंकि आप देखो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे अलग अलग जा रहे हैं आपके, तो यहां पे आपका क्या हो रहा है, प्रिसीजन आपका लो हो रहा है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ रही है। लेकिन अगर यहां पे बात करूं तो अब आप देखोगे बिल्कुल जो टारगेट सेंटर था, सारे टारगेट वही हैं और एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं, मतलब हाई एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन आपका यहां पर है। ठीक है, यहां पे क्या है आपका हाई एक्यूरेसी है और हाई प्रिसीजन आपका यहां पर है। ठीक है, अब हुआ क्लियर आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन की, एक्यूरेसी और प्रिसीजन आपको क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, प्रिसीजन डिग्री ऑफ परफेक्शन यूज्ड इन मेजरमेंट, और एक्यूरेसी आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ परफेक्शन ऑब्टेन्ड आफ्टर मेजरमेंट। ठीक है, क्लियर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, जल्दी से बताएं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आपको क्लियर है। ओके, रवि, रोहित, चलो देन आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, देन अपन आगे बढ़ते हैं, तो आप यहां पे समझना एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है। क्या नोट है यहां पे, टू प्लॉट और ड्रॉ अ मैप और प्लान एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज ऑल्सो डिफाइंड बाय द स्केल ऑफ द प्लान। ठीक है, मतलब अगर मैं एक प्लॉट की बात करूं या फिर मैं एक मैप को ड्रॉ कर रहा हूं या फिर एक प्लान बना रहा हूं, तो यहां पे एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड होगी, वो भी आप स्केल के द्वारा डिफाइन करोगे। जो एक अच्छा ड्राफ्टमैन आपका होगा वो क्या करेगा, कैन प्लॉट स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ 0.25 mm। अगर एक अच्छा आपका ड्राफ्टमैन है तो वो हमेशा क्या करेगा, एक स्मॉल लेंथ को यहाँ पे प्लॉट करेगा, मतलब कि 0.25 mm को यहाँ पे प्लॉट करेगा। नाउ फॉर अ स्केल, अगर स्केल की बात की जाए तो स्केल आपका क्या हो जाएगा, 1 mm इक्वल टू 1 मीटर आपका हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट प्लॉटेबल डिस्टेंस इज 0.25 mm, hence for survey done at a scale of 1:1000 should have field accuracy of 0.25 mm। फील्ड एक्यूरेसी हमेशा आपको 0.25 mm की फील्ड एक्यूरेसी यहां पर मिलेगी। ठीक है, ठीक है, आपने देखा होगा ड्राफ्टमैन
ड्राफ्टमैन की भी बहुत सारी पोस्ट निकलती हैं गवर्नमेंट में, तो ड्राफ्टमैन का यही काम होता है। ठीक है, ड्राफ्टमैन का यही काम होता है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे सर, क्वेश्चन कैसे बनेंगे बताता हूं। ठीक है, चल अब आपने यहां पे एक्यूरेसी में डिफरेंस समझा और प्रिसीजन में डिफरेंस समझा। नाउ नेक्स्ट जो टर्म यहां पे यूज होती है सर्वे के अंदर, वो होती है मिस्टेक्स और एरर्स। बता सकते हो मिस्टेक्स से आप क्या समझते हो और एरर्स से आप क्या समझते हो? हाँ, मिस्टेक्स और एरर्स से आप क्या समझते हो, बता सकते हो तो जल्दी से आप कमेंट करके, पढ़ के मत बताना, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, मिस्टेक्स एंड एरर की डेफिनेशन पे पर्दा गिराना पड़ेगा। चलो, अरे जी के अलावा भी तो बोलो कुछ, सिर्फ जी जी आ रहा है आंसर में। मिस्टेक्स से आप क्या समझते हो, चलो मैं बता देता हूं, मिस्टेक से आप क्या समझते हो बताओ। क्या होता है मिस्टेक्स? एरर सर जो फील्ड में मेजरमेंट करते वक्त जो फेस करते हैं। अच्छा, और मिस्टेक ऑफिस में बैठ के जो, ऑफिस में बैठ के हम जो काम करते हैं उसमें मिस्टेक आती है, ऐसा कुछ बोलने वाले हो क्या? फील्ड में हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या आ रहा है, उसमें हमारा एरर आ रहा है मेजरमेंट के टाइम पे, चलो मान लिया। ऑफिस में बैठ के हम जो मेजरमेंट, ऑफिस में बैठ के जो काम कर रहे हैं उसमें क्या आएगी? मिस्टेक आएगी। ये देखो, अच्छा बाकी लोग आंसर कर सकते हैं। रोहित, रोहित तुम्हारा क्या सोचना है भाई, ये रवि के आंसर पे तुम क्या बोलोगे, हंसना चाहोगे या आंसर देना चाहोगे? चलो आई थिंक आलस आ रहा है आंसर टाइप करने में। ठीक है, चलो मिस्टेक्स की अपन सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, मिस्टेक्स की अपन बात करते हैं। मिस्टेक्स मतलब आपका क्या होता है? हाँ, मिस्टेक्स की अगर बात की जाए तो एक शब्द आप यूज रखना, डिस्क्रिपेंसी। ठीक है, एक शब्द आप यूज रखना, डिस्क्रिपेंसी। डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है कि हम जब किसी एक आइटम का क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, 2 बार मेजरमेंट किया, हर बार डिफरेंस आ रहा है, हर बार डिफरेंस आ रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, नोट की गड्डी होती है हमारे पास, हम काउंटिंग करते हैं उसकी, तो जैसे किसी ने बोला 100 है भाई, हम काउंट कर रहे हैं, एक बार 99 आ गया, एक बार 98 आ गया, एक बार 100 आ गया, ऐसा होता है ना। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी आपकी यही होती है। ठीक है, रीडिंग नहीं होता है, रीडिंग नहीं होता है मिस्टेक्स। ठीक है, रीडिंग मिस्टेक्स में नहीं आएगा। अपन सर्वेइंग की लैंग्वेज में यहाँ पे बात करें तो सर्वेइंग की लैंग्वेज के लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो जो मिस्टेक्स आपका होता है वो आता है आपका केयरलेसनेस, जैसा कि अभी रवि दिखा रहा है। ठीक है, केयरलेसनेस। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड पुअर जजमेंट्स। ठीक है, जजमेंट्स की यहां पे बात करें तो समझना, जैसे सपोज अगर मैं बोलूं कि एक सर्वेयर है, ठीक है, सर्वेयर है, ये ट्राइपॉड के ऊपर उसने अपने इंस्ट्रूमेंट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। ठीक है, और यहां सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है जो कि स्टाफ्स को, लेबलिंग स्टाफ्स को लेके खड़ा हुआ है। अब ये यहां से कुछ सिग्नल्स दे रहा है, मतलब मूवमेंट, हैंड मूवमेंट्स वगैरह करके इसको क्या कर रहा होगा, कुछ इशारे कर रहा होगा भाई, जो स्टाफ है उसको लेफ्ट में लेके जाओ, राइट में लेके जाओ, या ऊपर करो या नीचे करो, इस टाइप के मूवमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा होगा, हैंड मूवमेंट्स। तो जजमेंट्स की यहाँ पे बात आ जाएगी आपकी। ठीक है, कि वो ये क्या बोलना चाह रहा है, वो वहां पे क्या समझ रहा है, इसकी वजह से मिस्टेक्स आपकी आ गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसकी वजह से भी आ सकती है। केयरलेसनेस, इसकी वजह से भी आपकी आ सकती है। तो मिस्टेक्स आप क्या बोलोगे कि मिस्टेक्स की वजह से जो डिस्क्रिपेंसी यहां पे कॉज्ड हो रही है, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी आपकी यहां पे कॉज्ड हुई है, ये आपकी मेनली किस वजह से होगी? केयरलेसनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग और पुअर जजमेंट। इस वजह से आपका, इस वजह से आपका यहां पे क्या आएगा, यहां पे मिस्टेक्स आएगा। ठीक है, जैसे मिस काउंटिंग ऑफ टैप लेंथ। ठीक है, हमने टैप की लेंथ को क्या कर दिया, मिस काउंट कर दिया, मतलब 5 मीटर रीडिंग टेकन एज 8 मीटर। हम पढ़ रहे थे 5 मीटर की जो रीडिंग है वो हमने यहां पे
8 मीटर की रीडिंग पढ़ ली है। तो ये जनरली क्या हो गया है, जनरली आप क्या बोलोगे, बस जल्दबाजी है, हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, हमने टैब खोला, अच्छा ऐसा 5 मीटर लिख लो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे बताया है कि ये रीडिंग वाला जो पॉइंट है एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया है कि भाई गलती से मिसकाउंटिंग आपने यहाँ पे कर दी, वही गलती आपकी क्या है, मिस्टेक्स है, ठीक है। अगर एरर्स की यहाँ पे बात की जाए तो एरर्स आपका क्या कहलाएगा, एरर्स जो आपका है वो एरर्स आपका क्या कहलाएगा, आप लोग सोच के रखना दिमाग में, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ही पूछूंगा मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझना, मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं। इफ अ सर्वेयर रीड द टैप रीडिंग एज 29.5 मीटर इंस्टेड ऑफ 30 मीटर देन इट इज अ मिस्टेक्स और द ग्रॉसियर। मतलब यहां पे आप इस गलती को किसमें लोगे, इस गलती को आप मिस्टेक्स में लोगे, ये नहीं बोलोगे एरर हो गई है, ये क्या है, ये मिस्टेक है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पे बात की जाए तो मिस्टेक्स इफ नॉट डिटेक्टेड, अगर आपने इस मिस्टेक को डिटेक्ट नहीं किया तो इफ नॉट डिटेक्टेड कैन लीड टू इनॉर्मस रिजल्ट देयर बाय मेकिंग द होल सर्वे एज द फॉल्टी। पूरा का पूरा जो सर्वे आपका है वो फॉल्टी हो जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सर्वे जो आपका है वो फॉल्टी यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये आपका मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब एरर्स की अगर बात की जाए तो एरर्स आपका क्या कहलाएगा, एक्सप्लेन कर सकते हो एरर्स को, एरर्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मिस्टेक्स के अलावा जो डिस्क्रिपेंसी आपकी होगी वो आपकी एरर कहलाएगी। कैसे आएगी आप यहां पे समझना, जैसे अगर मैं एरर्स की बात करूं तो एक हमारा जो आइटम है उसकी ट्रू वैल्यू है और एक वैल्यू कौन सी है जो हमने मेजर की हुई है। तो मेजर्ड वैल्यू में से अगर मैं ट्रू वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा, हमें एरर, हमें क्या मिलेगी, हमें एरर मिलेगी, ठीक है। एम भी जो लिखा हुआ है ये मेजर्ड वैल्यू है, टी भी जो लिखा हुआ है वो आपका ट्रू वैल्यू है। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और अगर एरर अगर आपका आया हुआ है तो इसके लिए आपको एक सुटेबल करेक्शन देना होगा, वो जो करेक्शन आपका है वो आप टीवी माइनस एम भी निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और आप एक सुटेबल करेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। अब एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और एरर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, उसी बेसिस पर आप करेक्शन दोगे। नेगेटिव एरर है पॉजिटिव दे देना, पॉजिटिव एरर है नेगेटिव आप करेक्शन प्रोवाइड कर देना, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एरर यहां पर हो गया है, ठीक है। यस, करेक्ट वैल्यू से जब डेविएशन आता है तो एरर आपका आएगा, बिल्कुल सही बात है। यही आपको बताया कि जो ट्रू वैल्यू आपकी है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू आप करोगे तो एरर आएगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करोगे तो आपको करेक्शन मिलेगा। तो डिपेंड ऑन द एरर, आपका जो एरर है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो करेक्शन आपको नेगेटिव यहां पर प्रोवाइड करना है, तो आपको एक ट्रू वैल्यू यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। चलो अब एरर्स की अगर बात की जाए तो एरर्स मेनली यहां पर दो टाइप की आपकी होती है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। सिस्टमैटिक एरर को ही हम कुमुलेटिव एरर भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना सिस्टमैटिक एरर जो आपका होता है इसी को कुमुलेटिव एरर बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं टाइप की बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, रैंडम एरर। इसी रैंडम एरर को एक्सीडेंटल एरर भी आप बोलोगे और एक्सीडेंटल एरर के साथ साथ आप इसको कंपेंसेटिंग एरर भी बोलोगे, ठीक है। अब सिंपली अगर मैं आपसे बात करूं, सिस्टमैटिक नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कुमुलेटिव, ठीक है। मतलब ये जो एरर आपकी होती है यह आपकी सेम डायरेक्शन में अकर्स होगी, ये क्या होगी, आपकी सेम डायरेक्शन में अकर्स होगी। लेकिन अगर मैं एक्सीडेंटल एरर की बात करें तो एक्सीडेंटल एरर आपका सेम डायरेक्शन में भी आ सकता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है, ठीक है। क्लियर है। सिस्टमैटिक मतलब कि एक ही डायरेक्शन में आपकी एरर जो है वो आपकी अकर्स हो रही है। और अगर बात यहां पे की जाए एक्सीडेंटल एरर की या कंपेंसेटिंग एरर की, तो कंपेंसेटिंग एरर के अंदर आपकी एरर जो है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में भी आएगी, ठीक है। समझना यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक टैप है, मेजरमेंट टैप हमारे पास है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि वो मेजरमेंट टैप जो हमारा है वो 30 सेंटीमीटर हमारा शॉर्ट है,
कितना है, p सेंटीमीटर हमारा शॉर्ट है। अब मैंने n टाइम्स ऑफ उस टैप को स्ट्रेच किया, मतलब n टाइम्स वो p सेंटीमीटर शॉर्ट टैप से आपने क्या किया है, मेजरमेंट किया है। तो एरर जो है वो एक ही डायरेक्शन में आपकी बढ़ी और वो एरर कुमुलेट होती जा रही है। क्या हो रही है, कुमुलेट आपकी एरर होती जा रही है। ठीक है, अब एक सिंपल सा और आपसे यहां पे एग्जांपल लें। आपने देखा होगा कभी जो सब्जी बेचने वाले होते हैं वो तराजू का जो इस्तेमाल करते हैं। अगर तराजू की जो कड़ी है अगर वो उलझ जाती है तो आपने देखा होगा वो उसको सुलझाता है। अगर वो उसको ना सुलझाए और सब्जी को उसके अंदर मेजर करके आपको दे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, हो सकता है सब्जी आपको कम मिले, हो सकता है सब्जी आपको ज्यादा मिले, हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटी है ना। सब्जी आपको ज्यादा भी मिल सकती है और सब्जी आपको कम भी मिल सकती है। तो इस टाइप की जो एरर आपकी आती है वो कंपेंसेटिंग एरर है। ठीक है, वो एरर आपकी कौन सी है, कंपेंसेटिंग एरर है, या फिर वो आपका क्या है, एक्सीडेंटल एरर है। ठीक है, तो बेसिक जो इनके बीच में डिफरेंस था वो मैंने आपको अभी समझाया। अपन समझते हैं यहां पे कि सिस्टमैटिक और कुमुलेटिव एरर हमारा जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन सिस्टमैटिक की बात करेंगे। तो देखो, दीज एरर आर कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे ऑलवेज फॉलो अ डेफिनाइट पैटर्न, क्योंकि ये हमेशा क्या करेगा, एक डेफिनाइट पैटर्न को फॉलो करेगा और अ मैथमेटिकल फिजिकल लॉ। These error are of same magnitude and same sign। ये चीज आप याद रखना, यही आपको बता रहा हूं कि सेम डायरेक्शन में जाएगा। सेम डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपका बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव है तो नेगेटिव आपका बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा। एक ही डायरेक्शन में आपका ये बढ़ेगा और सेम मैग्नीट्यूड के साथ बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको क्या बोला, एक एग्जांपल लिया टैप का, कि टैप हमारा p सेंटीमीटर शॉर्ट है, टैप हमारा क्या है, p सेंटीमीटर शॉर्ट है। अब एन टाइम आपने स्ट्रेच उसको किया तो एक वो p सेंटीमीटर का जो मैग्नीट्यूड है वही आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और सेम साइन के साथ आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या रहेगा आपका, ये आपका एरर जो है सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन के साथ आपका आने वाला है, ये आपका सिस्टमैटिक एरर होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप समझना कि मेजरिंग अ लेंथ विथ अ स्टील टैप, हम स्टील टैप की हेल्प से किसी लेंथ को मेजर कर रहे हैं। एरर इन्वॉल्व ड्यू टू टेम्परेचर, यहां पे जो एरर इन्वॉल्व हुई है वो किस वजह से इन्वॉल्व हुई है, टेम्परेचर की वजह से इन्वॉल्व हुई है। दिस इज सिस्टमैटिक एरर बिकॉज इट फॉलो द फिजिकल लॉ ऑफ एक्सपांशन ऑफ सॉलिड्स ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको यही चीज याद रखना है कि मैथमेटिकल हो गया, फिजिकल लॉ आपका हो गया, ठीक है, या फिर कोई डेफिनाइट पैटर्न आपका हो गया, तो ये हमेशा इन सारी चीजों को फॉलो करने वाली है। ठीक है, क्लियर, ये हमारा क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक और कुमुलेटिव एरर हमारा कहलाता है। अभी अपन जो एरर पढ़ रहे हैं वो बेसिक एरर पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम जब इंस्ट्रूमेंट बेस्ड सर्वे को डिस्कस करेंगे तो वहां पे भी अपन डिस्कस करेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर सर्वे के अंदर किस टाइप की एरर जो है आपकी आ सकती है। ठीक है, क्लियर। अब समझना, एरर यहां पे कुमुलेट हो रही, क्या हो रही है, कुमुलेट आपकी हो रही है, तो समझना दिस टाइप ऑफ एरर मेक्स द रिजल्ट आइदर टू लार्ज, या तो यह रिजल्ट को बहुत ज्यादा बढ़ा के आपको देने वाला है या फिर बहुत ज्यादा छोटा आपको देने वाला है। ठीक है, मतलब इंपैक्ट की अगर बात की जाए तो ये कुमुलेटिव एरर का इंपैक्ट जो है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, या तो रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा कम हो रहा है। ठीक है, तो द सिस्टमैटिक एरर कैन बी कंप्यूटेड एंड सुटेबल करेक्शन अप्लाइड। आपको ये सिस्टमैटिक एरर को कंप्यूट करना है और एक सुटेबल करेक्शन आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, जिससे आपका जो रिजल्ट है वो ओरिजिनल रिजल्ट आपको यहाँ पर मिले। ठीक है, चल नेक्स्ट बात करें एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स के। ठीक है, तो ये आपकी एरर क्या होती है, वैसे तो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ एरर अकर्स ड्यू टू ह्यूमन लिमिटेशंस इन रीडिंग। एक्सीडेंटल और रैंडम एरर जो आपका है ह्यूमन लिमिटेशंस की वजह से आपका यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरर है आपकी आती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझो, व्हाइल मेजरिंग एन एंगल फ्रॉम अ प्रोटेक्टर, हम एक प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक एंगल का मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला, से 30.6 डिग्री, यहाँ पे क्या बोला कि भाई 30 डिग्री 30.6 डिग्री हमारा एंगल है।
then it is quite possible that the observer may read 30.5 डिग्री एंड 30.7 डिग्री। भाई पॉसिबिलिटी है कि वो 30.5 डिग्री को रीड कर ले या फिर 30.7 डिग्री को रीड कर ले, ठीक है, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई टू जज द एग्जैक्ट डिवीजन। ठीक है, एग्जैक्ट डिवीजन अगर आपने जज नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये आपका 30.5 डिग्री भी रीड हो सकता है और 30.7 डिग्री भी आपका रीड हो सकता है। इस टाइप की जो एरर है ये आपका रैंडम या फिर एक्सीडेंटल एरर कहलाता है, या इस कैटेगरी के अंदर आपका आता है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका एक्सीडेंटल या फिर रैंडम एरर्स आपका है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्या है, अ गुड थिंग अबाउट एक्सीडेंटल एरर इज दैट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर मेड देन दे यूज द कैंसिल आउट बिकॉज देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर आपका प्लस हो गया और कहीं पर आपका माइनस हो गया तो बैलेंस आउट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि इसके अंदर आपको पॉजिटिव नेचर और नेगेटिव नेचर दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब कुमुलेटिव में क्या हो रहा था, अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, नेगेटिव ही चलता रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही चलता रहेगा। मतलब या तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आपका प्लस में चला जाएगा या फिर रिजल्ट आपका माइनस में चला जाएगा। लेकिन इसके साथ क्या है, इसके साथ अगर आपने दो वैल्यू हैं जो आपने एक को ज्यादा पढ़ लिया एक को कम पढ़ लिया है, एक माइनस में चला गया एक आपका प्लस में चला गया, ठीक है, तो आपके रिजल्ट्स पर इतना ज्यादा इफेक्ट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इसने बोला है कि भाई एक्सीडेंटल एरर के साथ ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, इसी वजह से इस एरर को हम कंपेंसेटिंग एरर बोलते हैं। इसी वजह से हम इस एरर को क्या बोलेंगे, इस एरर को कंपेंसेटिंग एरर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कंपेंसेटिंग यहां पे एरर हो गया, या फिर आप एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स भी इसको बोल सकते हो। ठीक है, चल नेक्स्ट पॉइंट पे अपन आते हैं। बट कंपेंसेटिंग इफेक्ट ऑफ एक्सीडेंटल एरर इज नॉट फुल प्रूफ एंड देयर ऑलवेज रिमेन्स सम एक्सीडेंटल एरर। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं भाई कि कहीं पे पॉजिटिव हो गया कहीं पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो इसका वजह से 100% कैंसिल आउट हो गया और हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं। इफेक्ट तो पड़ेगा लेकिन ह्यूज इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल एरर जो है वो आपकी यहां पर रहेगी, कुछ ना कुछ एक्सीडेंटल एरर आपकी यहां पर रहेगी। दिस एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड altogether from the observation whatever precautions are taken but magnitude of this error is generally very small। लेकिन इस एरर का मैग्नीट्यूड हमेशा आपको कम देखने को मिलेगा, यही बात अभी आपको बोल रहा था। ठीक है, एलिमिनेट नहीं होगी, पूरी 100% आपको एलिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, भले पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक साथ आपका यहां पर आ रहे हो। स्मॉलर द रैंडम एरर, अगर आपका रैंडम एरर कैसा है, स्मॉल है, more precise is the measurement, thus random accidental error limit the level of precision while taken an observation। मतलब ये तो वही बात हो गई है, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड में आपको देखने को मिल रहा है, तो वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड मतलब प्रिसीजन की बात हो गई कि आप एक ही वैल्यू बहुत सिमिलर जैसे 10.21, 10.22, 10.20, 10.23 इस टाइप की जो वैल्यू आपकी आ रही है, ये आपका कंपेंसेटिंग एरर ही तो हो गया एक तरीके का। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट के अंदर इसी चीज को वो बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये कंपेंसेटिंग एरर जो आपका है ना, इसको अगर मैं बात करूं ऐसा कि हमें देखना है कि भाई कंपेंसेटिंग एरर या एक्सीडेंटल एरर जो हमारी आ रही है उसको हम कैसे देख पाए, तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर ही आप इसको बता पाओगे। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है, तो इसके लिए अपन यहां पे डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ एक्सीडेंटल एरर, मतलब कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप देखो, एक साइड पॉजिटिव इंफिनिटी अपन ने ले लिया, एक साइड अपन ने नेगेटिव इंफिनिटी ले लिया, एरर्स की अपन बात कर रहे हैं। एक कर्व आपका प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व आपका बनता है वो बनाया, ये आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ले लिया, इधर आपका नेगेटिव इधर आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब ये क्या बोलता है उसको समझते हैं।
थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एक्सीडेंटल एरर। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हम किस लिए यूज कर रहे हैं, हमें एक्सीडेंटल एरर के बिहेवियर को स्टडी यहां पे करना है। एरर व्हेन प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स अकरेंस वी गेट नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो कर्व आपको यहां पे मिला है, इस कर्व को आप क्या बोलते हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है इस कर्व का, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका ये कहलाता है। ठीक है, अब एरर आपको अभी मैंने क्या बताया था कि एरर जो हमारा होता है वो क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू हमारा होता है, यही होता है एरर। अगर हमें पता करना है, अब मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करोगे तो इससे आपको पता चलेगा कि भैया नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, क्या है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आपको इस टाइप से पता चलेगा। ठीक है, अगर मेजर्ड वैल्यू छोटी आएगी तो नेगेटिव मिल जाएगा, मेजर्ड वैल्यू बड़ी आएगी तो पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बट एज द ट्रू वैल्यू ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी इज नेवर नोन। अब अपने को पता है, बताओ किसी चीज की 100% एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है, ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता होगी, नहीं पता होगी ना, किसी चीज की ट्रू वैल्यू पता होगी क्या, एग्जिस्ट करेगी ट्रू वैल्यू, हाँ ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करेगी क्या? बोलने में, प्रैक्टिकली बोलने में ये थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि प्रैक्टिकली हम ट्रू वैल्यू किसी चीज की फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो जब ट्रू वैल्यू को अगर मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मैं किसी भी चीज की ट्रू एरर को फाइंड आउट कर पाऊंगा? तो जब ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ट्रू एरर एग्जिस्ट करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहां पे रखना है कि जब हमें किसी भी क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू नहीं पता है तो हमें ट्रू एरर भी यहां पर नहीं पता चलेगा। ठीक है, ट्रू एरर भी हमें यहां पर नहीं पता चलेगा। तो अगर अब यहां पे जो शब्द बोला गया है ना, ट्रू वैल्यू, अब ये ट्रू वैल्यू होता क्या है? ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फ्री फ्रॉम ऑल द एरर, मतलब किसी भी क्वांटिटी, मतलब किसी भी क्वांटिटी की वो वैल्यू जिसके अंदर किसी भी प्रकार की एरर नहीं है, जिसके अंदर क्या नहीं है, किसी भी प्रकार की एरर नहीं है, उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी बोलोगे। क्या बोलोगे? उसको ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी आप बोलोगे। ठीक है, अब अगर बात करूं ट्रू एरर की, तो ट्रू एरर आपका क्या है? तो ट्रू एरर आपका क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज नॉन एज ट्रू एरर। मतलब यहां पे अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप जाओगे तो यह ट्रू एरर को ही आपको बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये ट्रू एरर है आपकी। क्यों? क्योंकि आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। तो ट्रू एरर आपका कैसे निकल रहा है, ट्रू एरर आपका कैसे निकल रहा है, जो हमारा ट्रू वैल्यू है उस ट्रू वैल्यू में से आप ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, तो ट्रू एरर यहां पे निकल रहा है। लेकिन हमें पता है कि जो ट्रू वैल्यू हमारा है कैन नॉट बी फाइंड परफेक्टली, हम इसको परफेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। और जब हम इसको परफेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम ट्रू एरर को भी परफेक्टली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ट्रू एरर भी हमारा परफेक्टली फाइंड आउट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो भैया ट्रू वैल्यू अपने को नहीं पता चलेगी, ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता चलेगी तो हम ट्रू एरर को नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कौन सी वैल्यू को यहां पे यूज करें? हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को यूज कर सकते हैं, इसीलिए तो हम प्रोबेबिलिटी कर्व की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात करेंगे? हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की यहां पे बात करेंगे। अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका क्या होता है? मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक मेरे पास क्वांटिटी है, उसका हमने नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन किया, नंबर ऑफ टाइम्स हमने उसको मेजर किया, हमें रिजल्ट मिल रहा है। जैसे पहली बार में रिजल्ट मुझे मिला 10, अगली बार में 10.1, अगली बार में मुझे मिला 10.12, फिर मिला 10.13, इस टाइप के हमें नंबर ऑफ मेजरमेंट्स मिल रहे हैं। जब वो नंबर ऑफ मेजरमेंट्स हमें मिल रहे हैं तो हम उनका एक एवरेज ले लेंगे, और एवरेज लेने पे मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कि ये जो वैल्यू निकल के आई है इसके ज्यादा चांसेस है कि ये ट्रू वैल्यू से मैच कर रहा है। क्लोजनेस अपन यहां पे बात कर रहे हैं कि कौन सी वैल्यू का क्लोजनेस यहां पे ज्यादा आ रहा है। जिसका क्लोजनेस हमें मिल जाएगा ज्यादा तो हम बोल देंगे कि ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज द वैल्यू विच हैज मोर चांस ऑफ ब्रिंग ट्रू, मतलब उसके ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपकी क्या हो, वो आपकी ट्रू वैल्यू। इसको निकालोगे कैसे?
अगर निकालने की मैं बात करूं तो आपने नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन किए, जैसे कि x1, x2, x3, xn, ऐसे ऑब्जर्वेशन आप कर रहे होंगे। इन सारे ऑब्जर्वेशंस का आपने क्या कर लिया, एवरेज ले लिया। इन सबका क्या कर लिया आपने, एवरेज ले लिया। मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn डिवाइड बाई कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मतलब ये जो आपकी मीन वैल्यू निकल के आई या फिर एवरेज वैल्यू आपकी निकल के आई, यही आपकी क्या होगी, यही आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमने x बार से यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, सबमिशन ऑफ एक्स आई, आई मतलब कि इंडिविजुअल जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसकी अपन बात कर रहे हैं, डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन या फिर एवरेज जो आपका होता है सिमिलर रिजल्ट्स का, वो आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कहलाता है। क्लियर यहां तक, जल्दी से बताएं, क्लियर। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं रेसिडुअल एरर की। रेसिडुअल एरर हमारा क्या होता है, ठीक है। अब समझना, आपने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है, कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है, अगर हमने किसी आइटम का सिमिलर कंडीशंस के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स हमने मेजरमेंट किया है, उनकी जो मीन वैल्यू निकल के आई है वो आपने यहाँ पे लिख दी है कि भैया ये हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ठीक है। अब सर्वेयर जो होगा वो उसको ऑब्जर्व करेगा, जब वो काम कर रहा होगा, वर्किंग कर रहा होगा, तो वो फिर से मेजर करेगा, उस चीज को करेगा ना, तो उसको एक मेजर्ड वैल्यू मिलेगी, मिलेगी मेजर्ड वैल्यू। तो अब अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में से उस मेजर्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व्ड वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे रेसिडुअल एरर मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, रेसिडुअल एरर मिलेगा। मतलब रेसिडुअल एरर जो हमारा होता है वो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है कि रेसिडुअल एरर जो आपका होता है वो क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्या होगा, रेसिडुअल एरर होगा। यही लिखा हुआ है यहां पे भी, these are the value that cannot be avoided during measurement, it can be counterbalanced by the suitable correction measure. It is the difference between the most probable value of a quantity and its observed value is residual error. अगर मैं रेसिडुअल एरर की इक्वेशन बनाना चाहूं तो अभी मैंने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को x बार से रिप्रेजेंट कर दिया था, ठीक है। ए और ए एक्स आपका यहाँ पे हो गया था, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, v बन गया। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, आप इसको ऐसा लिख लेना, x बार माइनस एक्स, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, वो बार गलती से उस वाले x पर लग गया है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका रेसिडुअल एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका रेसिडुअल एरर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये रेसिडुअल एरर की इक्वेशन आपकी यहां पे बन गई है, ठीक है। अब इसके आगे आता है आपका थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। रेसिडुअल एरर हमने समझा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को हमने समझा, कंपेंसेटिंग एरर को हमने समझा, क्यूमुलेटिव एरर को हमने समझा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर की। थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप इसको समझो, क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एरर्स। जो एरर्स यहाँ पे आई है उस एरर को आपको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना पड़ेगा, इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे। ऐसा तो नहीं है ना, ओवरऑल प्रोजेक्ट के अंदर एरर है तो आप इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना। हाँ, किसी एक बंदे पे तो नहीं ठीक रिपोर्ट दोगे ना कि भाई तुम्हारी गलती है ये तो, ठीक है। जैसे एक टीम के अंदर आप काम कर रहे हो, गलती हुई है, अब जब वो पूरी टीम है तो इक्वली उस गलती को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, हर किसी की छोटी 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 गलतियां होंगी, ठीक है। तो यहां पे क्या बोला है कि द प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एरर्स बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज टू फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी।
मतलब जो एरर्स को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो किस बेसिस पर करना है, लीस्ट स्क्वायर की बेसिस पर करना है। तो हम यहां पर क्या कर पाएंगे, हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज को यहां पर फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, जो क्या फॉलो करता है, ये क्या फॉलो करता है समझना यहाँ पे। जैसे अभी आपको मैंने रेसिडुअल एरर बताया, रेसिडुअल एरर आपको क्या बताया, ये आपका आया x बार माइनस एक्स, यही आया। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या बोलता है, या मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपको क्या बोलती है, ये जो रेसिडुअल एरर्स आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है, जैसे आपने एक ऑब्जर्वेशन किया होगा तो उसकी वैल्यू आपको x1 मिली, दूसरा ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा तो दूसरी वैल्यू x2 मिली, तीसरा ऑब्जर्वेशन किया होगा तो x3 मिली। इसी प्रकार से आपको v1 भी मिल जाएगा, कैसे x बार माइनस x1 आप कर दोगे, v2 आपको मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा x माइनस x2 से, v3 आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा इससे। ठीक है, मिल जाएगा ना ऐसा। तो ये क्या बोलता है आपका, ये क्या बोलता है लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल, ये बोलता है इट्स ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल प्रिसीजंस द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी आर दोज दैट रेंडर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेसिडुअल एरर इज मिनिमम। मतलब अगर इन सारी रेसिडुअल्स का, इन सारी रेसिडुअल्स एरर का अगर मैं क्या करूं, स्क्वायर करूं और इसका सम निकालूं, तो ये हमें क्या मिलना चाहिए, ये हमें मिनिमम मिलना चाहिए, ये हमें क्या मिलना चाहिए, मिनिमम मिलना चाहिए। और अगर हम किसी भी वैल्यू को मिनिमम की जब बात करते हैं तो मिनिमम मतलब कि इक्वल टू जीरो आप बोल दोगे, भैया ये जीरो ही मिलना चाहिए। ठीक है, क्या मिलना चाहिए, जीरो ही मिलना चाहिए मिनिमम की अगर मैं बात करूं। तो रेसिडुअल एरर्स का स्क्वायर जो आप करोगे उसका अगर आप टोटल सम देखोगे तो वो इक्वल टू आपको जीरो मिल जाए। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसका यूज कर रहे हो आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स में। ठीक है, आई बात समझ में, ये आपका थ्योरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर है। कैसे इसका यूटिलाइजेशन करना है उस चीज को समझो। यही आपको बोला कि मेजरमेंट जो आप ले रहे हो अगर वो आपके इक्वल वेट के हैं तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो आपका होगा वो आप कैसे चेक करोगे, विच मेक्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिड्यू। रेसिड्यू आपका भी है, वो आपका मिनिमम होना चाहिए। तो यही आपको बताया, सम ऑफ वी स्क्वायर इक्वल टू मिनिमम। ठीक है, लेकिन अब अगर मेजरमेंट जो आपके हैं वो आपके इक्वल वेट के नहीं है, ये कैसे हो गए हैं आपके, ये आपके अनइक्वल वेट के हो गए। अगर अनइक्वल वेट के हो जाएंगे तो आप यहां पे लीस्ट स्क्वायर का जो प्रिंसिपल है उसमें क्या बोलोगे, वेट का साथ में मल्टीप्लाई करोगे। तो प्रोडक्ट ऑफ वेट और रेसिड्यू, ठीक है, ये आपका यहां पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे आप ऐसा लिख लो WI VI, WI VI, ये लिख सकते हो ना। तो अगर अनइक्वल वेट की आपकी एरर आ रही है तो आपका लीस्ट स्क्वायर इस टाइप से आपको लिखना है, और इक्वल वेट का है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। When a quantity is being deduced from a series of observation, let residual error will be difference between the adopted value and the several observed value। जैसे x1, x2, x3, x4 आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और z आपका यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर लिया कि ये हमारा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है। ठीक है, तो अब आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में से अगर हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमें रेसिडुअल एरर यहाँ पे मिल जाएगी ना। तो इसी प्रकार से z माइनस x1 आपने किया तो E1 लिख दिया, z माइनस x2 लिखा तो E2 लिख दिया, z माइनस x3 लिखा तो E3 लिख दिया। भाई अगर z में आपको कंफ्यूजन है, आपने पहले इसको x बार माना हुआ है तो आप इसको x बार मान लो। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग है कि हमें z लेके करना है कि हमें x बार लेके करना है। ठीक है, फिर क्या बोला, वेयर E are the respective residual error of the observed value। जो observed value हमारी है x1, x2, x3, x4, इसके अंदर ये जो E1 आपका निकल के आया है, ये E1 आपका इस observed value में क्या हो गया है, रेसिडुअल एरर आ गया है। E2 आपका x2 वैल्यू के अंदर रेसिडुअल एरर आ गया है, E3 आपका x3 के अंदर रेसिडुअल एरर आ गया है।
और आगे अगर मैं बात करूं तो E4 आपका जो होगा वो X4 के अंदर आपका रेसिडुअल एरर आपका आ गया होगा। क्या आ गया होगा? रेसिडुअल एरर आपका यहां पर आ गया होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने क्या किया, रेसिडुअल एरर को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तो आपका ऐसे ही निकलता है, ऐसे ही निकाला था आपने। ठीक है, इसी बेसिस पे अगर बात करें तो एन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 आपका यहां पे क्या बन जाएगा, एन इंटू जेड माइनस सबमिशन ऑफ एक्स इक्वल टू सबमिशन ऑफ ई। हमने क्या किया यहां पे, एन जेड माइनस सबमिशन ऑफ एक्स, x1 x2 x3 आप ऐसा ले रहे हो ना। ठीक है, तो x इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, सबमिशन ऑफ ई हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो, यहां पे आप क्या लिख सकते हो। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू z इक्वल टू ये EX को आपने वहां भेज दिया, EX बोल रहा हूं, सबमिशन ऑफ x को यहां भेजा, इसके डिवाइड में आपका ये n आ गया। ठीक है, और आपका क्या होगा, ये प्लस में चल रहा है, सबमिशन ऑफ रेसिडुअल एरर ई डिवाइड बाई आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक है, आपने इसको क्या बोला, इस टर्म को आपने m से रिप्रेजेंट किया है, तो ये अपन ने लिख दिया z इक्वल टू m प्लस सबमिशन ऑफ ई डिवाइड बाई n। ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना, इसको अपन ने थर्ड नंबर की इक्वेशन नाम दिया है। z हमारा क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू यहां पे निकल के आई है। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका यहां पे निकल के आया। ये एम अभी अपन इसको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू नहीं बोल रहे हैं, ये क्या है, जो ये ऑब्जर्वेशन अपन ने लिए हैं, इन ऑब्जर्वेशन का मीन फाइंड आउट किया है। इन ऑब्जर्वेशन का क्या किया है, इन ऑब्जर्वेशन का मीन अपन ने यहाँ पे फाइंड आउट किया है और उसकी वैल्यू को अपन ने यहाँ पे एम पुट कर दिया। ठीक है, इतना आया समझ में। अब क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज लार्ज, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लार्ज हैं तो स्मॉल एन इज वेरी लार्ज, स्मॉल एन की वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगी, एंड ई इज केप्ट स्मॉल, और ई आपका क्या रहेगा, इसको आपको स्मॉल रखना है। तो बाय मेकिंग प्रिसाइज मेजरमेंट एंड द सेकेंड टर्म सबमिशन ऑफ ई डिवाइड बाई एन बिकम्स नियरली इक्वल टू 0। ये आपका जो सेकेंड टर्म आपका है, ये आपका क्या हो जाएगा, नियरली टू 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों 0 हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे ज्यादा है और ई हमारा जो है वो स्मॉल अपने को रखना है। ठीक है, तो और अपन मेजरमेंट भी कैसा चाहते हैं, प्रिसाइज मेजरमेंट चाहते हैं, तो ये वाली टर्म जो हमारी होगी वो 0 के इक्वल हो जाएगी। 0 के इक्वल हो जाएगी तो जेड जो हमारा है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। और एम अभी आपने क्या देखा, एम आपने देखा सबमिशन ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपने शुरुआत में यही तो निकाली थी, ये देखो, अगर आपको दिखाऊं तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपने शुरुआत में यही निकाला था, ये देखो, निकल आया। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर आपका है, वो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी आपको ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ही बता रहा है। तो वैलिडेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर को चेक करना है तो आप इस टाइप से यहां पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो जो आप पूछ रहे थे ना सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो न्यूमेरिकल आपका यहाँ पे इस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का जो है ना ये कॉन्सेप्ट, इससे आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर फॉर्म होगा, इससे आपका यहाँ पर क्या होगा, न्यूमेरिकल आपका फॉर्म होगा। ठीक है, लास्ट में आपका ये देखो z इक्वल टू एम यहाँ पर निकल कर आ गया है। क्लियर, बढ़े आगे, बढ़े आगे। ठीक है, ये वही चीज है, तो इसको मैं आगे बढ़ जाता हूं। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ जाता हूं, आप एक बार देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था, अगर मैं वेटेज ऑफ एरर की बात करूं, अगर आपको वेटेज ऑफ एरर आपको देके रखा हुआ है कि भैया ये इतने वेटेज की एरर है, इतने वेटेज की एरर है, तो द वेट आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नंबर। यहाँ पे जो वेट आपका होता है वो भी नंबर में ही एक्सप्रेस्ड आपका होता है। वेट आर असाइन टू द ऑब्जर्वेशन और क्वांटिटी ऑब्जर्व्ड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, जो वेट आपका होगा, जो आपने ऑब्जर्वेशंस को असाइन किया हुआ है वेट, या फिर जो ऑब्जर्व्ड क्वांटिटी है उसको आपने जो वेट असाइन किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका नंबर ऑफ टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू की बात करूं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका क्या निकल के आया था, यही निकल के आया था z इक्वल टू m, यही निकल के आया था। m आपका हो गया था सबमिशन ऑफ xi डिवाइड बाई n, लेकिन यहां पे वेटेज की बात हो गई है,
किसकी बात हो गई? वेटेज की। हर एक वैल्यू के लिए आपने एक वेट को असाइन कर दिया है, तब आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? तब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू में आपको ये फॉर्मूला लगाना है। जो वेटेज आपका है वो वेटेज आपको यहां पर कंसीडर करके चलना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर ये फॉर्मूला आपका डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। एक ये फॉर्मूला हो गया, एक आपका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूले डायरेक्टली आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रोबेबल एरर, ठीक है। क्या आता है? प्रोबेबल एरर। कहने का मतलब क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी की यहां पे बात कर रहे हैं, मतलब अपन पहले से ही प्रोबेबिलिटी ऐसा सोचते हैं ना, यार इतना डिफरेंस आ सकता है। जनरल एक टर्म में अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि इतना डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबल एरर इज मेजरमेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी कर्व। प्रोबेबिलिटी की बात यहां पे कर रहे हैं, प्रोबेबल एरर की अपन बात कर रहे हैं, मतलब कि प्रोबेबल कर्व की अपन यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है इन लार्ज सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर हम एक सीरीज में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, द प्रोबेबल एरर इज एन एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज ग्रेटर और लेस। प्रोबेबल एरर आपका क्या होगा? अगर ऑब्जर्वेशन आपका ज्यादा हो गया या ऑब्जर्वेशन आपका कम हो गया है, उस बेसिस पे आपका प्रोबेबल एरर यहां पे निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की यहां पे बात करें, जैसे कि एक रोड का कंस्ट्रक्शन आपका हो रहा है। क्या हो रहा है? रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब रोड जो आपका है कई किलोमीटर लंबा आपका होता है, मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस की यहाँ पे बात हो रही है, एक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। इफ द प्रोबेबल एरर ऑफ अ एंगुलर ऑब्जर्वेशन इज 2 सेकेंड, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एरर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ -2 सेकेंड एंड +2 सेकेंड। कहने का मतलब यहां पे क्या है कि अगर मैं कोई एंगुलर ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं और 2 सेकेंड की अगर मुझे वहां पे प्रोबेबल एरर मिलती है, तो एरर की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे बताओगे? तो उसकी एक लिमिट आपने बता दी कि भैया वो -2 सेकेंड भी हो सकता है और +2 सेकेंड भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन आपका ग्रेटर हो रहा है कि ऑब्जर्वेशन आपका लेस हो रहा है, उसके बेसिस पर एक प्रोबेबल एरर की लिमिट आपकी सेट हो, ठीक है। तो ये आपकी लिमिट हो गई, या तो माइनस में जाएगा या फिर प्लस में जाएगा। इसको आप प्रोबेबल एरर बोलोगे, ठीक है। ये एरर से डायरेक्टली क्वेश्चन एमसीक्यू में थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब अपन इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे सर्वेइंग का, उस टाइम पे मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा कि यहां से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके कैसे फॉर्म होंगे, ठीक है। और इस बार की जो प्रैक्टिस सेशंस आपके होंगे, जो जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते जाएंगे, उस हिसाब से अपन प्रैक्टिस सेशंस इसका करते जाएंगे, ठीक है। तो 2-3-4 टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे, उसके बाद अपन इसका एक प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, ठीक है। बाकी बीच बीच में क्लास के अंदर ही आपको जैसे न्यूमेरिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको कराया था, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके लीस्ट काउंट वगैरह के कैसे बन रहे हैं, ठीक है, उस टाइप के कराए थे, तो इसके अंदर भी आपके कराऊंगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्व। समझना है यहां से आपका एक न्यूमेरिकल फॉर्म होता है 101%। इवन आप अगर गेट की एग्जाम की भी बात करो तो वहां पे भी इस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्व की अपन यहां पे बात करें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्व की अगर यहां पे बात कर रहा हूं, तो प्रोबेबल एरर ऑफ द सिंगल मेजरमेंट। मेजरमेंट कैसा है? सिंगल मेजरमेंट है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है? सेवरल टाइम्स ऑफ मेजरमेंट हो सकता है। दो मेजरमेंट हमारे पास होंगे, या तो मैंने एक ही बार मेजरमेंट किया है या फिर मैंने मल्टीपल टाइम्स मेजरमेंट किया है। तो अभी अपन यहां पे बात कर रहे हैं कि मुझे प्रोबेबल एरर को फाइंड आउट करना है। और प्रोबेबल एरर याद रखना, ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? ये फाइंड आउट करोगे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ कर्व से, ठीक है। तो यहां पे आपने जो मेजरमेंट किया है वो मेजरमेंट कौन सा किया है? सिंगल मेजरमेंट आपने किया है, ठीक है।
अब सिंगल मेजरमेंट की यहां पे बात करूं, सिंगल मेजरमेंट की बात करूं, तो अगर सिंगल मेजरमेंट आप कर रहे हो तो प्रोबेबल एरर क्या होगा, प्रोबेबल एरर आपका ये निकल के आएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखना। डायरेक्टली आपका फॉर्मूला एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया जाता है और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। क्या है आपका, प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समीशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1। ईएस आपका प्रोबेबल एरर है जो कि सिंगल ऑब्जर्वेशन में लिया आया हुआ है। वी आपका डिफरेंस बिटवीन एनी सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ द सीरीज, मतलब दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपकी हो गई, ये आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका हो गया। स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इस सीरीज के अंदर आपने कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए हुए हैं, ठीक है, उस बेसिस पर एक प्रोबेबल एरर निकल के आई है सिंगल मेजरमेंट के लिए। ठीक है, अगर आपने सेवरल टाइम्स मेजरमेंट किए हैं, ठीक है, सेवरल टाइम्स अगर मेजरमेंट किए हैं, ये यहां पे लिखा है देखो, सिंस द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज द सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन, द प्रोबेबल एरर ऑफ द एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन अंडर रूट एन अपॉन एन टाइम्स ऑफ द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेवरल ऑब्जर्वेशंस यहां पे आ रहे होंगे, प्रोबेबल एरर ऑफ एन एवरेज, ठीक है, सेवरल आपने ऑब्जर्वेशंस किए हैं, तो आपका जो प्रोबेबल एरर होगा वो आपका ईएस डिवाइड बाई अंडर रूट एन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझना, ये जो है ये सेवरल टाइम्स ऑफ जो आपने मेजरमेंट किए, मतलब प्रोबेबल एरर फॉर द मीन आपने निकाला है, इसके अंदर आप ईएस की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में भी आपका ये फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, यहां पे आप ईएस की वैल्यू को पुट कर दोगे ना, जो आपने अभी ये ईएस की वैल्यू देखी, प्लस माइनस 0.6745 अंडर रूट समीशन ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस 1, तो इसको भी पुट कर दोगे तो इस बेसिस पे भी आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका सेवरल टाइम्स ऑफ मेजरमेंट जो हमने किए होंगे उस बेसिस पर हमारा यहां पर क्या बन जाएगा, प्रोबेबल एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रख लेना। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन वही आ गया, भी आपका रेसिडुअल एरर हो गया, मतलब कितना वेरिएशन आ रहा है आपके ऑब्जर्वेशंस में, स्मॉल एन आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आप क्या बोलोगे, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज द रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, जो मेजरमेंट आपका है मीन स्क्वायर आपने यहां पे निकाल दिया, रूट मीन स्क्वायर एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो आपको तो ये फॉर्मूला यहां पे याद रखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कभी आपसे पूछ ले तो ये आपका फॉर्मूला किसका बनता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला यहां पर बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बन जाता है। मतलब आप यहां पे देखो, ये जो फॉर्मूला आपका है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, यही लिखा ना, देखो यही लिखा ना फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन में। मतलब जो ईएस है ये आपसे एग्जाम में इस टाइप में भी फॉर्मूला बना के पूछ सकता है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखना है कि ये सिग्मा जो आपका है ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये सिग्मा जो आपका है वो सिग्मा आपका क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, क्लियर है यहां पे, स्टैंडर्ड डेविएशन तक क्लियर, जल्दी से बताओ, यहां तक क्लियर हो गया, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अरे छोटा सा क्वेश्चन आप यहां पे देखो, छोटा सा क्वेश्चन आप यहां पे देखो, न्यूमेरिकल्स की अगर बात की जाए तो न्यूमेरिकल कैसा फॉर्म यहां पे होगा, क्या लिखा है, अ हॉरिजॉन्टल एंगल थीटा इज मेजर्ड बाय 4 डिफरेंट सर्वेयर। ये जो हॉरिजॉन्टल थीटा एंगल आपका है ना, इसको मेजर करना था, 4 डिफरेंट सर्वेयर ने इसको मेजर किया है मल्टीपल टाइम्स एंड द वैल्यू रिपोर्टेड आर गिवन बिलो। अब आपके मन में ये भी क्वेश्चन आना था, सर मल्टीपल टाइम्स हम क्यों मेजर कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स मतलब भाई सर्वेयर चेंज होते जा रहे हैं, हर सर्वेयर ने उस चीज को मेजर किया है तो अलग अलग वैल्यू यहां पे आ रही है। ठीक है, तो देखो 4 डिफरेंट सर्वेयर ने मल्टीपल टाइम्स इसको मेजर किया और अपनी वैल्यू यहां पे दी। सर्वेयर नंबर 1 ने एंगल थीटा को मेजर किया, ये वैल्यू दी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन्होंने कितने लिए, 4 ऑब्जर्वेशन लिए।
सर्वेयर 2 ने एंगल थीटा की ये वाली वैल्यू दी, कितने ऑब्जर्वेशन किए, 3 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट अगर यहां पे बात करूं तो नेक्स्ट आप देखो यहां पे सर्वेयर 3 35 डिग्री 30 मिनट्स 8 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट ये वैल्यू आपको देख रहे। अब इन्होंने क्या बोला, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आप यहां पे फाइंड आउट करो एंगल की इन डिग्री, राउंड ऑफ करो आप 2 डेसिमल प्लेसेस में, ठीक है, राउंड ऑफ करो आप 2 डेसिमल प्लेसेस में। बता सकते हो आप आंसर, ट्राई करना चाहोगे? ट्राई अगर आप करना चाहते हो तो मैं रुक जाता हूं। जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बता दें, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो मैं रुक जाता हूं, नहीं तो फिर मैं एक्सप्लेन करूं इसको आगे। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है यहां पे। नॉट इंटरेस्टेड? रवि विश्वकर्मा जी कर रहे हो सॉल्व? ओके ओके ओके, चलो आप लोग ट्राई करें जल्दी से, अगर आपसे बनता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं आपको अभी सॉल्व कराऊंगा। कोई बात नहीं है, अभी आपका स्ट्रॉन्ग करवा देंगे, वीक है तो, ठीक है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो सर्वेइंग जो आपका है ना, इजी सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है, आप यहां पर 100% स्कोर कर सकते हो एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलो अपन यहां पे डिस्कस करते हैं, समझना है यहां पे। सबसे पहले आप यहां पे देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो हैं, साथ ही साथ वेटेज की यहां पे बात की गई, इसकी बात की गई है, वेटेज की बात की गई, मतलब यहां पर वेट आपको दिया गया है। मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अपने को जो निकालनी है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपका कैसे निकल के आएगा, ये जो आपने यहां पर मोस्ट प्रोबेबल वेटेज वाला आपने फॉर्मूला देखा था ना, वो आपको यहां पर अप्लाई करना है। ये अप्लाई कर दोगे आंसर आपका आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी चीज थोड़ी है इसके अंदर। वेटेज नहीं दिया गया होता तो डायरेक्टली आप अर्थमेटिक मीन को यहां पे अप्लाई कर देते, ठीक है। अब तो बता सकते हो। देखो यहां पे, देखो यहां पे सिंपल सा ये लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप ये सम कर दो, सम करने के बाद आप यहां पे क्या करो, आप इन सभी का सम करके डिवाइड कर दो, ठीक है, ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको यहां पे निकालना है। क्या निकालना है, वेटेड अर्थमेटिक मीन अपने को यहां पर निकालना है, ठीक। एक शब्द अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था,
डिस्क्रिपेंसी, और ये मैंने आपको ऑलमोस्ट बता भी दिया था। ठीक है, जब हम किसी भी क्वांटिटी की, मतलब सेम क्वांटिटी का हम जब मल्टीपल टाइम्स क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम्स ऑब्जर्वेशन करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यू आपकी आ रही है उनके बीच में जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो डिस्क्रिपेंसी होती है। देखो, डिस्क्रिपेंसी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मेजर्ड वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी, मतलब सेम क्वांटिटी की दो या दो से अधिक आपने वैल्यू को फाइंड आउट किया है, उन वैल्यू को फाइंड आउट किया है, उन वैल्यू का जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आपका डिस्क्रिपेंसी यहां पर कहलाएगा। मेजरमेंट आर नेवर एग्जैक्ट, मेजरमेंट जो आपका होता है वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं है, ऐसा बोला है अपन ने। देयर विल ऑलवेज बी अ डिग्री ऑफ वेरिएंस, यहां पे आपको कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ वेरिएंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी आप मेथड्स यहां पर यूज कर रहे हो, जो वेरिएंस यहां पर आया है उस वेरिएंस को आप यहां पे क्या बोलते हो, एरर बोलते हो। इसको, इस एरर को आप या तो रिड्यूस करो या फिर आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो यहां पे। ठीक है, तो डिस्क्रिपेंसी कभी कभी पूछ ली जाती है डायरेक्ट, तो डिस्क्रिपेंसी क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना, दो या दो से अधिक आपने कोई मेजर्ड वैल्यू ली है, इन मेजर्ड वैल्यू का जो आपका क्या निकल के आएगा, आपका डिफरेंस निकल के आएगा, वो आपका डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्क्रिपेंसी कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर अपन यहां पे आए तो आपसे कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया जो जो एरर्स आप पढ़ रहे हो, इन एरर्स के सोर्स क्या हो सकते हैं। सोर्स ऑफ एरर आपसे कभी पूछा जा सकता है, तो आप सोर्स ऑफ एरर को समझना। एक तो एरर आपका नेचुरल तरीके से आ सकता है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपका एरर आ सकता है, तीसरा आपका ह्यूमन एरर, दैट इज द सोर्स ऑफ एरर। ये आपके एरर के सोर्स हैं। जैसे नेचुरल एरर की अगर बात की जाए तो एनवायरमेंटल जो कंडीशंस आपकी हैं, अगर इनके अंदर आपको सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेगा तो इस वजह से भी एरर आपकी जनरेट हो सकती है। इंस्ट्रूमेंट की अगर बात की जाए तो इम्परफेक्ट कंस्ट्रक्शन या फिर एडजस्टमेंट या फिर कैलिब्रेशन, इसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट में एरर आ सकती है। ठीक है, ह्यूमन एरर्स की अगर बात की जाए तो जो ह्यूमंस की लिमिटेशंस हैं, फिजिकल लिमिटेशंस एंड इनकंसिस्टेंट सेटअप, जो आपने सेटअप यहां पे किया हुआ है वो इनकंसिस्टेंट सेटअप आपका है। ठीक है, या फिर ऑब्जर्वेशन हैबिट्स जो सर्वेयर की हैं उस वजह से आपका ह्यूमन एरर आ सकता है। ठीक है, तो सोर्स ऑफ द एरर तीन आपके रहेंगे, या तो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो सकता है, या नेचुरल तरीके से हो सकता है, या फिर ह्यूमन एरर आपका हो सकता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, सोर्स ऑफ एरर आपके हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने एक्यूरेसी की बात की, हमने प्रिसीजन की बात की, हमने एरर्स की बात की, हमने मिस्टेक्स की बात की। दैट इज द जनरल जो हमारी एरर्स थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया। सो सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को अपन यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है, बिल्कुल बिल्कुल आप नोट्स बनाइए। ठीक है, आप शॉर्ट नोट्स अपने जरूर प्रिपेयर करें और डेली बेसिस पे आप अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते जाएं, जिससे होगा क्या, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे आज नहीं कल बनाएंगे, कल नहीं परसों बनाएंगे, तो फिर क्या होगा कि आपके शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। और शॉर्ट नोट्स एक बार आपके प्रिपेयर हो जाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, वैसे ये पीडीएफ्स जो है ये आपको क्लास नोट्स पीडीएफ्स हैं, ये आपके ऐप के अंदर अवेलेबल होती है, आप इनकी हेल्प ले सकते हो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने में, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग में भी अगर नोट्स होंगे शॉर्ट नोट्स तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, क्लास ओवर।